एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है 100 सवाल बेमिसाल सीरीज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, बट आज है डे नंबर 2। ठीक है, सो यूपी बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एक्चुअल में पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि दोबारा से एग्जाम्स में पूछे जाएं, ऐसे 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एंड पूरा ये जो सीरीज है इसके अंदर आपकी दोनों लिटरेचर पूरा कवर हो जाएगा, आपकी दोनों बुक्स फ्लेमिंगो और विस्तास और उसमें पोएट्री वगैरह प्रोज सेक्शन सब कुछ कवर होगा। सो पूरे लिटरेचर में से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सीरीज में आपके साथ में वो डिस्कस करने वाली हूं। सो आज डे नंबर 2 है। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और एग्जाम में बैठने से पहले इनमें से एक भी क्वेश्चन को मिस मत करके जाना। इन क्वेश्चंस पे मतलब एक्स्ट्रा ध्यान देकर के जरूर जाइएगा। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं और आज के 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं। सो सबसे पहला सवाल जो है देखो, ये चैप्टर नंबर 5 इंडिगो से है कि चंपारण का जो एपिसोड है उसको क्यों माना जाता है। देखो पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी बेसिस पे शुरू हुआ है कि लुई फिशर जो है वो ये कहते हैं कि भाई चंपारण का जो एपिसोड है ना गांधी जी के हिसाब से वो एक टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ में। वहां से चीजें सारी बदल गई और वो जाते भी गांधी जी से ये पूछने हैं कि आपने कैसे इस चीज का निर्णय लिया कि अब आप अंग्रेजों को भारत से आजाद कर, अंग्रेजों को नहीं भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाएंगे। तो वो बताते हैं कि मैंने यहां से डिसाइड किया। तो बेटा ये अपने आप में ना क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई गांधी जी ने कैसे इस बात का निर्णय लिया कि अब उनको अपना देश आजाद करवाना है। वो भी चंपारण एपिसोड से हुआ, उन्होंने यहां से ठाना। या फिर एक सवाल आ जाएगा कि उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कैसे था, क्योंकि यहीं पर आकर के उन्होंने ये ठाना था कि भाई ये हो गया बहुत, है ना। चंपारण में जो हुआ उन्होंने देखा और उन्होंने समझ गए कि अब ये ना बहुत हो गया, अब इनकी मैं दादागिरी नहीं झेलने वाला, अब इनको मैं अपने देश से बाहर निकालूंगा। सो ये सारी चीजें जो हैं ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से ये भी आ सकता है जो मैंने आपको क्लासेस के बीच में बताया था कि गांधी जी जब पूरे पैसे वापस ले सकते थे तो केवल 25% पैसे वापस लेने के लिए उन्होंने हामी क्यों भरी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से कि गांधी जी चार्ल्स फ्रियर जो है उसकी मदद क्यों नहीं चाहते थे, है ना। अंत में चैप्टर के अंत में बोला गया है कि सभी लोग आते हैं और बोलते हैं कि चार्ल्स फ्रियर जो आपके बहुत अच्छे भक्त हैं, एक तरीके से अनुयायी है, फॉलोअर हैं, वो चाहते हैं कि अगर आप रोकोगे तो ये रुक जाएंगे और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक खुद अंग्रेज है, हम इस अंग्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों को हम क्या कर सके, यहाँ के लोगों को हम और ज्यादा हेल्प कर सके। तो गांधी जी मना कर देते हैं कि हम अंग्रेज से लड़ने के लिए एक अंग्रेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को इतना एम्पावर करेंगे, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाएंगे कि वो ही लड़ सके अंग्रेज से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि चार्ल्स फ्रियर को क्यों उन्होंने मना कर दिया था अपनी टीम में लेने से। ठीक है, ओके। बट हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते बेटा कि चंपारण का एपिसोड जो है ये क्यों माना जाता है कि यहीं से शुरुआत हुई थी इंडिया के आजादी के प्रयास की। ये जो सफर था, जो स्ट्रगल था इंडिया को आजाद करवाने का, वो चंपारण से शुरू क्यों हुआ, कैसे माना जाता है। सो आप ये बताओगे। देखो 2014 में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं। तो आप बताओगे चंपारण का एपिसोड जो है वो बहुत बड़ा इवेंट है जो कि भारत के आजादी के स्ट्रगल में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण हादसा है ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें ना पूरा बताओगे कि क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे गांधी जी ने उनके प्रॉब्लम्स का निवारण किया। तो आप बताओगे कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा था। ये पूरा स्ट्रगल ये था, ये पूरा का पूरा जो जद्दोजहद थी वो इस बात की थी कि वो अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते थे भारत को। और गांधी जी की नजरों में, है ना, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश की अनजस्ट पॉलिसीज हैं, यानी कि अनजस्ट मतलब कि बेटा आप कह सकते हो कि ये जो अन्याय कर रहे हैं, ये पॉलिसीज ये लेकर के आए हैं जो अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, ये बहुत गलत है, इस अन्याय को हम और नहीं सहेंगे। ठीक है, आप ये सभी बातें बताओगे, है ना, ये सभी चीजें आप लिखोगे और आप बताओगे कि गांधी जी ने वहां पर विजय कैसे पाई थी चंपारण में। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया था, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया था कि अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस के मार्ग पे चलते चलते उन्होंने चंपारण में क्या किया, उन्होंने चंपारण में विजय पाई। ठीक है, सो यहां पर ये देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन। आप ये बताओगे, है ना, और उन्होंने शेयर क्रॉपर्स का, ठीक है, केस भी जीता। आप ये भी बताओगे शेयर क्रॉपर्स का केस उन्होंने कैसे जीता। उन्होंने सिर्फ वहां पर जो है केवल उन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने की नहीं सोची, बल्कि उन्होंने सामाजिक रूप से, उनको निजी रूप से भी उनकी मदद करी कि भाई उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनके एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये सब चीजों का भी ध्यान रखा था। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करेंगे बेटा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आप चाहो, देखो मैं यही बोल रही हूँ, इंग्लिश में कोई एक आंसर करेक्ट नहीं होता, बट बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं। आंसर आप अलग अलग लिख सकते हो, बट कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में अगर आप बात करते हो
तो आपका आंसर पूरा बनता है। ठीक है, सो आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप आंसर को अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आप जरूर उसमें लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए चंपारण पे उन्होंने विजय पाई। चंपारण में दिक्कत क्या चल रही थी आप ये भी बताओगे कि चंपारण में शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हो रहा था। ठीक है, और उनके पैसे गलत तरीके से ऐंठ लिए गए थे, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था। और फिर आप ये भी बताओगे कि गांधी जी ने इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए उनको बचाया, उनकी मदद करी। और गांधी जी ने केवल इसी तरीके से नहीं, है ना, केवल उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं करी, बल्कि उनको शिक्षा देने में भी मदद करी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, सामाजिक रूप से भी उनकी मदद करी। मतलब ओवरऑल उनका डेवलपमेंट का गांधी जी जो है वो सोच रहे थे। यहाँ पे गांधी जी का हमें इफेक्टिव लीडरशिप भी देखने को मिलता है, क्योंकि चैप्टर का थीम है बेटा, ये पॉइंट भी आप लिखिएगा जरूर। अगर आप अपने मन से आंसर बनाते हो तो ये 3-4 पॉइंट जरूर लिखना, आपका आंसर जो है वो और स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। डिस्क्राइब हाउ अकॉर्डिंग टू लुई फिशर गांधी जी सक्सीडेड इन हिज चंपारण कैंपेन। अब लुई फिशर के हिसाब से आपको बताना है कि कैसे आपको लगता है कि लुई फिशर के हिसाब से गांधी जी चंपारण के अपने इस उद्देश्य में, है ना, सफल रहे। तो आप बताओगे चंपारण के उद्देश्य में वो सफल रहे, क्योंकि एक्चुअल में दिक्कत क्या थी। अब आप याद रखना, यहाँ पे जो की पॉइंट है वो ये है बेटा कि आपको समझना पड़ेगा गांधी जी के हिसाब से एक्चुअल में दिक्कत ये नहीं थी कि उनको उनका पैसा वापस दिलवाना था। गांधी जी बहुत पहले समझ गए थे। गांधी जी ने जब अपनी पूरी की पूरी यात्रा शुरू करी थी और वो चंपारण आ रहे थे, तो गांधी जी बहुत पहले समझ चुके थे कि भाई यहां पर ना एक्चुअल में दिक्कत ये नहीं है कि इन लोगों को कोई वकील चाहिए या इनको कुछ और चीज की जरूरत है, इनके पास कोई कमी है। दिक्कत यह है कि ये डरते हैं, इनका डर इनके मन से निकालना पड़ेगा। अंग्रेजों ने डर बैठा रखा है इनके मन में, जिस दिन डर से ये मुक्त हो गए उस दिन ये खुद अपने लिए लड़ने चालू हो जाएंगे। तो गांधी जी के हिसाब से अगर देखा जाए, गांधी जी सफल रहे चंपारण के इस पूरे के पूरे मामले में, वो इसलिए क्योंकि वो सफलतापूर्वक उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन लोगों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि ये लोग अब धीरे धीरे अंग्रेजों से डरना बंद कर चुके थे। वो हमें यहां भी देखने को मिलता है जब वो पूरा का पूरा मोतिहारी जो है वो एकदम खचाखच भर जाता है, क्योंकि वो सभी लोग अपने नेता अपने गांधी जी की जो है क्या करने आते हैं, मदद करने आते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सो असल में ये था, गांधी जी का उद्देश्य ये था कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, ये खड़े होकर के अंग्रेजों के सामने खुद अपने लिए आवाज उठा सके, क्योंकि गांधी जी हर बार इनकी मदद करने नहीं जाएंगे। उनको खुद उस लायक बना दो कि आगे से वो खुद अगर दिक्कत आए तो लड़ सके। तो ये था। और वो उन्होंने कैसे किया, वो उन्होंने अलग अलग स्टेप्स लेकर के किया, वो सभी आप चीजें बताओगे, बट इस पॉइंट को जरूर मेंशन करना। ठीक है, चंपारण कैंपेन वाज एन अटेम्प्ट टू फ्री द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। चंपारण जो है, चंपारण में जो ये पूरा मामला चल रहा था वो क्या था, ये एक तरीका था जहां से गांधी जी चाह रहे थे कि गरीबों को, है ना, ये जो अन्याय हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा और जो शोषण हो रहा है गरीबों का अंग्रेजों के द्वारा, उससे आजाद कर सके। गांधी जी इसमें सफल हुए, है ना। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखो सत्याग्रह या फिर आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस कैंपेन में सफलता पाई। तो आप ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, वो मुजफ्फरपुर गए, वहां से जाकर के उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करी। अब आप बताओगे बेटा कि ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। पहले मुजफ्फरपुर गए, वहां पे जानकारी इकट्ठा करी, जानकारी इकट्ठा करके, है ना, क्या हुआ, फिर वो वहां से, अब आप बताओगे कि पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद गांधी जी का, अब देखो मैंने आपको बताया ना, गांधी जी का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो डर जो है ब्रिटिश का, है ना, ये जो अंग्रेजों का डर है वो इनके हृदय, गरीबों के हृदय से निकाल सके। ठीक है, आप ये सब बताओगे। अब वो आप बताओगे कि इन्होंने गरीबों को उनके हक के बारे में बताया कि भाई ये तुम्हारे हक हैं, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी मदद करी। ठीक है, ताकि वो लोग लड़ सके। उन्होंने CF एंड्रयूज, है ना, उनके जो इंग्लिश चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, उन्होंने उनको भी अपनी टीम में लेने से मना कर दिया। हमने अंत में देखा चैप्टर के, चार्ल्स फ्रियर जो है वो कहते हैं कि गांधी जी मैं निकल रहा हूं काम से, लेकिन अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं चंपारण में रुक जाऊंगा। तो सभी उनके मित्र कहते हैं गांधी जी के कि भाई इसे रोक लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमें मदद मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि इसकी मदद लेनी ही क्यों है, अंग्रेज से लड़ने के लिए अंग्रेज की मदद क्यों लेनी है, हम खुद इतने आत्मनिर्भर बनते हैं ना कि हम उनसे लड़ सकें। और अगर हम एक अंग्रेज को अपने साथ ले भी लेंगे तो फिर लोगों के पास गलत संदेश जाएगा, लोग सोचेंगे कि हम इतने क्या हैं, हम इतने दुर्बल हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि हम खुद से लड़ सके अंग्रेजों से, इसलिए हम एक अंग्रेज का साथ ले रहे हैं। सो गांधी जी का पूरा ये मोटिव था और इस तरीके से गांधी जी जो है वो पूरे तरीके से सफल हुए। कैंपेन उनका जो है चंपारण का, है ना, उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। देखो ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया ना बेटा, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, और आ सकते हैं कि गांधी जी ने 25% पैसों के लिए क्यों हामी भरी और किस प्रकार, है ना, किस प्रकार इसका असर पड़ा आप कह सकते हो फार्मर्स और जमींदारों के रिश्ते पर चंपारण में। तो आप सबसे पहले बताओगे कि गांधी जी जो है वो पूरा का पूरा, यहाँ पे आप अगर ये लॉन्ग में आते तो आप अच्छे से बता सकते हो कि चंपारण में जितने भी लोग थे, है ना, जितने भी फार्मर्स थे, वो एक समझौते के तहत बंधे हुए थे, जहां पर उनको क्या करना था, जहां पर उनको 15% जो है इंडिगो उगा करके उनको देना था। ठीक है, अब क्या होता है जब सिंथेटिक इंडिगो आ जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये लोग वो बात छुपाते हैं, अंग्रेज जो है ना, फार्मर्स से वो बात छुपाते हैं उन किसानों से, और उनको कहते हैं कि आप अपनी आजादी हमसे खरीद सकते हो अगर आप क्या कर दो, अगर हमें आप इतने पैसे दे दो, कंपनसेशन दे दो तो। ठीक है, और धोखे से लूट लेते हैं इनके पैसे। ठीक है, धोखे से लूटे हुए पैसे, अब गांधी जी जो है उनके पास एक मौका आता है कि वो धोखे से जो ये इनके पैसे लूट लिए गए थे उनको वापस ला सके। बट गांधी जी पूरे पैसे लाने की जगह सिर्फ 25% के लिए हामी भर देते हैं। वो इसलिए भरते हैं क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि भाई पैसा जरूरी नहीं रखता, ये जरूरी रखता है कि लोगों को पता चले कि देखो ये अंग्रेज जो है इसको हमारे आगे झुकना पड़ गया, ये झुकने पे मजबूर हो गया और इसी के साथ इसका घमंड भी टूटा है, तो ये मेरे लोगों के लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो वो इस वजह से 25% के लिए भी हाँ कर देते हैं। तो बेटा यही लिखोगे कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, कि बहुत प्राचीन समझौते के चलते हुए जितने भी ये सारे के सारे वो थे आपके फार्मर्स थे चंपारण के, सारे शेयर क्रॉपर्स थे, और इनको जबरन क्या करना पड़ता था, जबरन इनको 15% जो है इंडिगो उगाना पड़ता था, और वो इंडिगो दे दिया करते थे अंग्रेजों को रेंट के तौर पे। लेकिन जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया था तो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो चाहते थे कि ये एग्रीमेंट को हम तोड़ दें और आप ना क्या कर दो, और आप जो है कंपनसेशन वो हमें पे कर दो। लेकिन होता क्या है, कंपनसेशन जो है ना, ये लोग ले लेते हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी से लेते हैं, क्योंकि जब किसानों को पता चलता है कि भाई हमें धोखा दिया गया, हमसे पैसे ऐंठे गए हैं जबरदस्ती के, तब ये अपना पैसा वापस मांगना चाहते हैं, है ना। तो गांधी जी जो है यहीं पर आते हैं और गांधी जी इसी केस पे के लिए लड़ते हैं, और वो इकट्ठे करते हैं वो सभी सबूत जहां से पता चलता है कि भाई बेचारों किसानों के साथ धोखा हुआ है। अब गांधी जी 50% पैसा मांगते हैं, लेकिन 25 के लिए भी हाँ कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि देखो एक तो ना हमारी जो है, हम ना एक ऐसी जगह पे आकर ना रुके जहां पे हम एक निर्णय ना ले पाए। सामने वाला बोलेगा 50 तो नहीं दूंगा, 25 दूंगा, हम बोलेंगे 50 चाहिए, तो अब कैसे आगे बात सुलझे। तो वो बात भी सुलझाना चाहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो ये मानते थे कि भाई देखो पैसा जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन जमींदारों की, है ना, इनको अपनी क्या करनी पड़ गई, उनको पैसे भी देने पड़ गए, और पैसे के साथ साथ इनकी जो अकड़ भी टूटी है ना, ये जरूरी है लोगों के लिए देखना। तो ये पूरा वो समझाना चाहते होते हैं, ये उनका उद्देश्य होता है जो वो 25% के लिए हाँ बोलते हैं। ये बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए बेटा, यहां से क्वेश्चन हर साल आ जाता है भाई। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंपारण एपिसोड जो है एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा ना ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया। कैसे एल्यूसिडेट, मतलब कि इस बात पे थोड़ी रोशनी डालिए, कैसे चंपारण का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की जिंदगी में। तो देखो गांधी जी चंपारण जब आए थे वो ये सोच करके आए थे कि ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों का, हफ्तों का खेल होगा, लेकिन गांधी जी का पूरी जिंदगी का 1 साल जो है उसके अंदर लग गया वहां पर। और फिर उसके बाद भी गांधी जी आते जाते रहते थे चंपारण में देखने के लिए। ठीक है, चंपारण में उन्होंने जब लोगों को मुक्त करवाया, उनके डर से मुक्त करवाया और इस दिक्कत से आजाद करवाया, उसके बाद उन्होंने केवल वहां पे उनका आर्थिक नहीं बल्कि उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, सामाजिक रूप से उनका जो है ना विकास करने में वो जुट गए थे। सो वहीं से उन्होंने ठान भी लिया था कि अब मुझे ये ना केवल चंपारण नहीं बल्कि पूरे देश के लिए करना है कि अंग्रेजों को यहां से निकालना है और भारत आजाद चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप बताओगे कि गांधी जी खुद इस बात को मानते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। ठीक है, चंपारण का एपिसोड से। और आप ये भी बताओगे कि जैसे ही, है ना, और इसी वजह से उन्होंने चंपारण में आकर के उन्होंने ठान लिया था और देख के उन्होंने ठान लिया था कि ब्रिटिश मुक्त चाहिए, अंग्रेज मुक्त चाहिए मुझे मेरा भारत। और चंपारण एपिसोड जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट था, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत भी हुई थी, चंपारण से ही। ठीक है, गांधी जी जब चंपारण जा रहे थे, है ना, वो थोड़े दिन मुजफ्फरपुर रहे थे जहां पे वो लॉयर्स से मिले थे, और उन्होंने उन सभी लॉयर्स से जानकारी इकट्ठा करी थी जो लॉयर्स असल में किसानों के लिए बीच बीच में उनका केस लड़ते थे। अब ये जितने भी किसान हैं ये इतने ज्यादा पीड़ित थे, इतना इनको दबाया जा रहा था, इतना इनका शोषण हो रहा था कि ये ना कुछ भी बोलना नहीं जानते थे, इनको कुछ भी नहीं पता था, ये बस डरे रहते थे कि भाई हम कुछ बोलेंगे हमारे साथ गलत होगा, है ना। तो अब होता क्या है,
गांधी जी यहीं जाकर के समझ जाते हैं कि असल में इनको सबसे बड़ी जो इनकी मदद होगी वो ये होगी कि इसी डर से इनको हमें मुक्त करना पड़ेगा, है ना, इसी डर से हमें इन्हें आजाद करना पड़ेगा। अब गांधी जी ने जो गांधी जी की मदद करने के लिए ये लोग जब सारे के सारे मोतिहारी में उतर आते हैं कोर्ट के बाहर, तो ये जो प्रदर्शनी होती है ना, इस प्रदर्शनी से हमें समझ में आता है, गांधी जी को समझ में आता है कि भाई इन लोगों के अंदर चाहत है लड़ने की और धीरे धीरे डर जो है वो अब कम होता जा रहा है, ये भी लड़ेंगे। ठीक है, सो ये क्या होता है यहाँ पर जो है पावर ऑफ अहिंसा जो है वो हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आप बताओगे कि यहीं से गांधी जी ने क्या कर दी थी, फाउंडेशन, नींव जो है वो डाल दी थी। ठीक है, किस चीज की, कि भाई अब हमारा जो भारत है वो और धीरे धीरे इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा और अब हम अंग्रेजों के खिलाफ मिल करके लड़ेंगे। यहीं से उसकी नींव जो है वो डल गई थी। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो इस चैप्टर से होते हैं, बहुत 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 जरूरी, इनको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब आता है हमारा अगला चैप्टर जो कि है पोएट्स एंड पैनकेक्स। यहां पे ना इस चैप्टर के अंदर ना बहुत जरूरी है कुछ कैरेक्टर स्केच समझना। स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, ठीक है, स्टीफन स्पेंडर का क्या काम था, ठीक है, एमआरए कौन है ना, एमआरए कब आई थी, ठीक है, मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, एमआरए कब आई थी, है ना। सुब्बू एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि सुब्बू को बहुत इसमें दिखाया गया है कि सुब्बू से लोग जलते भी हैं, हमारा ऑफिस बॉय जलता होता है लेकिन वहीं पर सुब्बू लोगों का चहीता भी है। तो सुब्बू के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह सवाल भी आ सकता है कि कैसे हमारे लेखक ने, अशोकामित्रन ने पता लगाया कि भाई वो जो व्यक्ति एक टाइम पे उनके जेमिनी स्टूडियो में आया था वो असल में स्टीफन स्पेंडर था। या क्वेश्चन को घुमा देंगे तो ऐसे पूछेंगे कि जो मेहमान इनके जेमिनी स्टूडियो में आया था उसकी असली पहचान अशोकामित्रन को कैसे पता चली। तो आप बताओगे कि एक दिन वो ऐसे घूम रहे थे, उन्होंने एक कॉपी देखी, उनको एकदम से नाम पता चला, ऐसे ऐसे आप बताओगे कि वो सब ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक इवेंट्स हुए, वहां से उन्हें पता चला। सो अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाई वाज सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू को होता है ना दाहिना हाथ, बॉस के बाद नंबर 2 पे सुब्बू को क्यों मानते थे जेमिनी स्टूडियो में। तो आप बताओगे सुब्बू की पर्सनालिटी ऐसी थी, भाई उसे देखकर लगता था वो बंदा पिक्चरों के लिए ही बना है। उसके अंदर इतना टैलेंट था कि अगर कोई एक सीन शूट हो रहा है और उसके साथ कहा जाता है कि जब वो सेट पे होता था तो पिक्चरें आसानी से बन जाती थी, क्योंकि अगर कोई एक सीन जो है वो शूट हो रहा है और डायरेक्टर को समझ नहीं आ रहा कि इस सीन को कैसे शूट किया जाए, तो सुब्बू 4 तरीके बताता था। डायरेक्टर को वो 4 तरीके पसंद ना आए तो वो और 14 तरीके बता दिया करता था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो वो बहुत क्रिएटिव था, ठीक है, और लोगों का बहुत चहेता था। ये सारी चीजें थी, इस वजह से सुब्बू को क्या करते थे, वो बॉस के बहुत नजदीक था, तो इस वजह से सुब्बू को नंबर 2 भी माना जाता था। ठीक है, सो देखो सुब्बू वाज अ गो गेटर, मतलब करके हासिल करने वालों में से था वो, है ना, और मेड अ पोजीशन फॉर हिमसेल्फ इन द स्टूडियो by pushing his way to the front with flattery। कहते सुब्बू जो है, सुब्बू ना बॉस के पीछे पीछे भी घूमता था, तो उसने अपना रास्ता निकाल लिया था। ठीक है, सुब्बू एक करने वाला इंसान था जो जाकर के चीजों को हासिल करने में विश्वास रखता था और उसने अपना रास्ता भी बना लिया था आगे तक। मिस्टर वासन जो है वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे और सुब्बू उनका दाहिना हाथ था, ठीक है, राइट हैंड था। became the number 2 और वो नंबर 2 बन गया था। सुब्बू used his entire creativity to his boss's advantage। सुब्बू में जितनी क्रिएटिविटी थी वो अपने बॉस के फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। वो एक उसमें बहुत मल्टी टैलेंटेड जीनियस बंदा था, ठीक है, और प्रोड्यूसर अगर कभी भी कोई डायरेक्टर जो है अगर सेटिस्फाई नहीं होता था किसी सीन से, तो सुब्बू उनको ना नए तरीके बता दिया करता था पिक्चर को शूट करने के। ठीक है, सुब्बू के साथ फिल्म मेकिंग जो है वो और भी आसान हो जाया करती थी। सुब्बू डायरेक्शंस दे दिया करता था और सुब्बू ने एक नई डेफिनेशन दी थी, एक नई परिभाषा दी थी उसने जेमिनी स्टूडियो को। तो इस वजह से इतनी मेहनत करता था, इतना था उसके अंदर, सो इस वजह से उसको कंसिडर किया जाता था नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 5। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। अशोकामित्रन ने ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल किया है इस पूरे चैप्टर में, कैसे, बताइए। या ये भी सवाल आ सकता है कि ह्यूमर और सटायर हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, ये बता दीजिए। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है। जब अशोकामित्रन मेकअप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई उनको ना राक्षस बना दिया जाता था। तो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी मतलब आप देखा जाए तो कॉमिक वे में वो बता रहे, ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, कि भाई एक अच्छे खासे इंसान को भूत बना दिया करते थे, है ना। बट कहने का क्या मतलब है कि हाँ इतना मेकअप हो जाता था कि वो बहुत दिखता था, बहुत ज्यादा रियल लाइफ में, लेकिन कैमरे पे ठीक दिखता था। ठीक है, सो वो वही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, आप वो सब बताओगे। तो
तो देखो चैप्टर जो है पोएट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन यूजेस अ लॉट ऑफ सटल ह्यूमर, हल्का हल्का जो ह्यूमर है उन्होंने बहुत यूज किया है, सटायर यूज किया है ना। तो पेटी प्रोफेशनल डिफरेंसेस एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल डिफरेंसेस नॉट ओनली कीप आवर माइंड्स ऑक्यूपाइड बट ऑल्सो ब्रिंग आउट अ सटल ह्यूमर दैट इज स्पॉन्टेनियस विदाउट बीइंग सुपरफ्लुअस। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो बड़े बड़े भारी शब्द है। बेटा ये आंसर्स आप अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर सकते हो, मतलब कि जरूरी नहीं है बड़े बड़े शब्द लिख करके ही आंसर बनता है, सिंपल साधारण सरल भाषा में भी आंसर्स बन जाते हैं। ठीक है, सो आप को मुद्दा समझ में आना चाहिए, सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल के अंदर क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए, बाकी कैसे वो मेन पॉइंट्स लिखने, कौन सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, वो आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताओगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑफिस बॉय, जिस तरीके से अशोका मित्रन ने ऑफिस बॉय का किरदार को दर्शाया है, जिस तरीके से उन्होंने सुब्बू लीगल एडवाइजर के किरदार को दर्शाया है, ये सब क्या है, इसमें हल्का हल्का हमें हंसी आती है, हल्का हल्का ह्यूमर देखने को मिलता है। ठीक है ना। सो आप ये सारी चीजें यहां पर लिखोगे। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जब वो मेकअप के बारे में बात करते हैं और वो जैसे मजाक बनाते हैं कि कैसे मेकअप लगाया जाता था, वो भी थोड़ा सा क्या है, वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसा हंसी आती है वो सुन करके भी, क्योंकि वो बोलते हैं कि अच्छे खासे दिखने वाले इंसान को वो एक लाल रंग का जानवर बना दिया, मॉन्स्टर बना दिया करते थे। सो ये सब देख करके हमें थोड़ी सी हंसी भी आती है ना। द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जब वो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि सबको लग रहा था ये जंगल सर्कस वाले आए हैं, वो सब में भी थोड़ी हंसी आती है। ठीक है, सो ये सभी क्या है, आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे कि यहाँ पर, और बेटा ये ना पॉइंट्स ना याद रखना, ये सारे, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ आपको एक्चुअल में आंसर में सारा जो मेन आंसर है ना वो इस पैराग्राफ में। ठीक है, ये क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन है आंसर का। मैंने आपको एक आंसर राइटिंग वीडियो भी बनाई है चैनल के ऊपर, वो भी जाकर के देख लेना कि आंसर लिखने कैसे हैं। तो मैंने बताया था ना कि इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और फिर आती है बॉडी, फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। सो असल में चैप्टर जो आपसे पूछ रहा है ना, जो सवाल जो आपसे पूछ रहा है, सवाल का जो मेन आंसर है वो इन 4-5 लाइनों में है। वो तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, सो ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल देने पड़ेंगे अगर ये सवाल आता है तो, कि कैसे उन्होंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। तो आप एग्जाम्पल से बताओगे कि यहां ह्यूमर का इस्तेमाल है, यहां है और यहां है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी इंट्रोडक्शन लाइन में आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो कि चैप्टर इसने लिखा है, इसने बहुत अच्छे से कहानी बताई है, इस कहानी में ये किरदार हैं, इन किरदार के बारे में सुन के हमें हंसी भी आती है, सटायर भी देखने को मिलता है, वो सब आप अपने हिसाब से लिखो। बट कैसे देखने को मिलता है वो ये पॉइंट्स हैं, ये जरूरी है लिखने। ठीक है बच्चों, चलो अगले पे आ जाते हैं। अगला जो है वो कह रहा है कि मुकुंद पद्मानाभन, अब ये है आपका चैप्टर इंटरव्यू। ठीक है, सो मुकुंद पद्मानाभन वाज अ रिपोर्टर फ्रॉम द हिंदू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर रिवील हिज ट्रेट्स एज एन इंटरव्यूअर। सो मुकुंद जो पद्मानाभन है ये ना इंटरव्यू लेने जाते हैं उम्बेर्टो इको का, याद है। सो वो बोल रहे हैं कि द हिंदू से काम कर रहे थे, वो द हिंदू की तरफ से वो इंटरव्यू लेने गए थे। तो अब आप एज एन इंटरव्यूअर, यानी कि सवाल जवाब पूछने वाले व्यक्ति के तौर पे उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, आपको उनको देख करके क्या लगा इंटरव्यू में। देखो, तो अगर सिंपल सा पूछा जाए ये सवाल, थोड़ा अलग तरीके से भी आ सकता है। ठीक है ना। सो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे मुकुंद पद्मानाभन एज अ इंटरव्यूअर कैसे व्यक्ति हैं ये बता दीजिए, ये भी पूछ सकते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा, देखो क्या लिखोगे आप उसमें, ये लिखोगे कि मुकुंद पद्मानाभन ना एक अच्छे लिसनर हैं, वो ध्यान से सुनते हैं बातें और उन बातों के बेसिस पे सवाल करते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे, मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ यहाँ पे मेन पॉइंट्स। मुकुंद पद्मानाभन वाज श्योरली अ सक्सेसफुल एंड वेल थॉट आउट रिपोर्टर हु ऑलवेज यूज्ड टू आस्क आंसरेबल क्वेश्चंस एंड डेक्स्ट्रस क्वेश्चंस। अब आप यहां लिखोगे कि वो एक ना सोचे समझे वो हैं, है ना। हम क्या लिखेंगे कि वो एक सोचे समझे, आप कह सकते हो वो एक सोचे समझे इंटरव्यूअर हैं, जिनको पता है क्या सवाल पूछने हैं, कितने पूछने हैं, और ऐसे सवाल पूछे जाए जिसका सामने वाला जवाब दे सके। वो एक बार भी उम्बेर्टो इको को अनकंफर्टेबल नहीं करते कि उम्बेर्टो सोचे कि भाई मैं अब कैसे जवाब दूं। वो अच्छे डिसेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आप ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, He used to plan and prepare to conduct an interview of a celebrity. He never asked ugly or embarrassing questions. उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो हमें उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जिस तरीके से वो इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है ना। और आप बताओगे कि सेलिब्रिटी जिनको इन्होंने वो किया है, इंटरव्यू किया है, ठीक है, वो भी बहुत, बाकी लोग भी बहुत इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसी कुछ पर्सनालिटी है मुकुंद पद्मानाभन की, है ना। और आप बताओगे कि उनके इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसकी मदद से रीडर्स को भी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है ना। तो मतलब इंटरव्यूअर ऐसा होना चाहिए कि वो पते के सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे जो सामने वाला भी जवाब देने में दिलचस्पी ले, ऐसे सवाल पूछे जो असल में जनता भी जानना चाहती है। तो वो वैसे ही सवाल पूछ रहे थे, ये आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है,
उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, और उन्होंने टाइम लेकर के ध्यान से सुना है, उनका मैनर तरीका सब अच्छा था। तो आप ये सभी चीजें पॉइंट्स लिखने वाले हो। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सेवरल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि भाई चैप्टर नंबर 1 में वो चैप्टर जो हमारा चैप्टर है 7, उसके अंदर 2 पार्ट्स है, इंटरव्यू पार्ट 1, इंटरव्यू पार्ट 2। पार्ट 1 में वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारे इंटरव्यू कब इजाद हुआ, मतलब कब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और लोगों के क्या क्या विचार हैं इंटरव्यू को लेकर के। तो इसके अंदर ना एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि भाई अधिकतर जो हमने देखा पार्ट 1 में वो बताते हैं कि लोगों का ना पॉजिटिव आउटलुक नहीं है इंटरव्यू की तरफ, जबकि क्योंकि इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि इंटरव्यूअर ढंग से सवाल नहीं पूछता, कई बार इसलिए भी कह सकते हो कि इंटरव्यूई जो जवाब देते हैं वो भी ढंग से नहीं वो करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि लोगों के बहुत अलग अलग सोच विचार हैं इंटरव्यू को लेकर के। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई क्या सोच विचार है लोगों के, और अधिकतर लोगों के नेगेटिव ही हैं, तो वो ये पूछ सकते हैं कि भाई क्यों है नेगेटिव बताओ, या किन किन के नेगेटिव विचार है ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए रूडयार्ड किपलिंग की बात हुई है यहाँ पे एच.जी. वेल्स की बात हुई है, इन सभी महान महान लेखकों की बात हुई है। सो उनका क्या क्या मानना है, क्या क्या ओपिनियंस है, वो आपको पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, ठीक है। सो देखो रूडयार्ड किपलिंग, आप बताओगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम लिया गया है, जैसे कि वी.एस. नायपॉल, रूडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स, सॉल बेलो एक्सेट्रा, और ये सभी लोग जो है वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते थे, वो इसके खिलाफ थे और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। क्यों? अब यही आपसे सवाल पूछ रहा है ना, तो अब आप बताओगे कि इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि इंटरव्यू एक जरिया है जिसके जरिए ना लोग जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं किसी की जिंदगी में। अनवारंटेड इंट्रूजन यानी कि घुसपैठ करना, अनवारंटेड यानी कि बिना इजाजत के। इंटरव्यू के थ्रू आप किसी के सामने आकर के कुछ भी सवाल पूछने लग जाओ, बंदे को जबरदस्ती जवाब देना पड़े या वो नहीं जवाब देना पड़ता फिर भी आप पूछे जा रहे हो, तो वो उनका ये मानना था इन सभी लोगों का, इसलिए इंटरव्यू से दूर भागते थे कि भाई ये ना एक तरीका है जिससे ना जबरदस्ती हमारी जिंदगी में घुसपैठ की जाती है, ठीक है। They did not want to reveal the secrets of their personal life, वो नहीं चाहते थे वो सारी बातें बताना। और साथ ही साथ इवन एन इंटरव्यू इज कंसिडर्ड एज एन इमोरल एक्टिविटी, वो मानते कुछ लोग तो ये भी मानते हैं इंटरव्यू तो एकदम क्या है, एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि होना ही नहीं चाहिए, असॉल्ट है। और वो ये मानते हैं कि इंटरव्यूअर्स जो हैं वो वेस्ट करते हैं, उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देते हैं हमसे फालतू के सवाल पूछ करके, कुछ लोग ये भी मानते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें लिखोगे कि ये सभी उनके थॉट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये सभी उनका मानना है, तो आप ये सारी चीजें इसमें आंसर में लिखेंगे, ठीक है। बट इंटरव्यूज है ना, अब आप बताओगे कि बट इंटरव्यूज हैव देयर ड्रॉबैक्स आल्सो, सेलिब्रिटीज फील शाय एंड डिसअपॉइंटेड, कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है उनको शर्म आती है, वो बहुत निराश होते हैं, है ना, जब उनसे पूछे जाते हैं ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस, ठीक है। सो आप ये सारे पॉइंट्स भी लिखने वाले हो इसके अंदर। और आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू को थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी है ना इतना खुल के कोई उसको वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। गॉट इट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है। अब ये पूछ रहे हैं या तो कैरेक्टर स्केच दे दीजिए उम्बेर्टो इको का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसके बेसिस पे उम्बेर्टो इको का कैरेक्टर स्केच बता दो, या तो ये पूछ लेंगे या फिर ये पूछेंगे कि आपको लगता है उम्बेर्टो इको को इंटरव्यू देना पसंद है, ठीक है ना। या फिर ये पूछ लेंगे कि आपको इंटरव्यू चैप्टर पढ़ने के बाद उम्बेर्टो इको के बारे में क्या समझ में आया। सवाल कुछ भी पूछे बेटा, जवाब एक ही है कि आपको उम्बेर्टो इको के कैरेक्टर के बारे में लिखना है। तो अब आप बताओगे पहले तो उनकी जो किताब, ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, ये असल में अपने आप को क्या मानता है, ये अपने आप को एक लेखक नहीं अपने आप को प्रोफेसर मानते हैं, ये राइटर्स की मीटिंग में जाना पसंद नहीं करते बल्कि ये स्कॉलर्स की मीटिंग में जाना पसंद करते हैं। सो आप ये सारी चीजें लिखोगे। आप बताओगे कि ये अपने आप को मानते हैं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं जो संडेज को लिखना पसंद करता है। इनकी एक नेम ऑफ द रोज, इनकी सबसे बड़ी किताब जो सबसे ज्यादा बिकी है ना, उनका ये क्या मानना है कि वो किताब इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई, वो आप बताओगे। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए उम्बेर्टो इको के बारे में। सो आप बताओगे ये एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना इटली में पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में साइन लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हैं, आप वो भी बताओगे।
ठीक है, कैसी किताबें लिखते हैं, ये हर तरीके की किताब लिखते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है, चिल्ड्रन बुक्स, एकेडमिक बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, सब कुछ लिखते हैं ये, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, वो अपने आप को एक अकेडमिशियन बोलते हैं, ना कि नॉवलिस्ट। वो मानते हैं कि भाई मैं अकेडमिशियन, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अकेडमिक प्रोफेसर हूं, मैं कोई नॉवलिस्ट या लेखक नहीं मानते वो अपने आप को। वो बस ये कहते हैं कि मैं क्या हूं, मेरे को तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाना पसंद है, मैं कभी राइटर्स की मीटिंग में जाता ही नहीं हूं, है ना। तो आप ये सभी चीजें बताओगे कि वो अपने आप को मानते हैं कि वो क्या है, कि वो एक एक्चुअल में प्रोफेसर है जिसको कभी संडे को टाइम मिलता है तो वो किताबें लिख देता है, ठीक है। सो ये सभी पॉइंट्स आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। और आप बताओगे कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, द नेम ऑफ द रोज, है ना, वो बहुत सक्सेसफुल हुई, उसकी सक्सेस का राज ये क्या मानते हैं, इनका क्या मानना है कि वो क्यों सक्सेसफुल हुई, वो सब पॉइंट्स आप लिखेंगे एंड इस तरीके से आपका आंसर पूरा बनेगा। तो बेटा ये सभी चैप्टर वाइज चैप्टर कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो आ सकते हैं, वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सोफी। अब ये गोइंग प्लेसेस का क्वेश्चन है, इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आज हम करते हैं। और जब हमारा डे 3 आएगा अगली क्लास में, जहां पे हम 100 सवाल बेमिसाल सीरीज में डे 3 पे आएंगे, तो इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सोफी अपनी सपनों की दुनिया में रहती है ना, है कि नहीं, जो कि उसे एहसास नहीं होता कि असल में असली नहीं है, ये तो सपनों की दुनिया है ना। तो आप बताओगे, इसके ऊपर टिप्पणी दोगे कि भाई वो अपने सपनों की दुनिया में, रियलिटी में नहीं, सपनों की दुनिया में रहती है, इस पर टिप्पणी दो। तो आप बताओगे कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, वो रहती है सपनों की दुनिया में, उसे रियलिटी से कोई मतलब नहीं, जबकि उसकी फ्रेंड जैनजी उसे बताने की कोशिश करती है रियलिटी के बारे में। या सवाल ये भी पूछ सकता है कि सोफी के सपनों की दुनिया और उसकी सच्चाई के बारे में अंतर क्या है, वो बताओ। तो आप बताओगे कि सोफी एक्चुअल में, देखो सबसे बड़ी तो अंतर यही है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसका पता है कि उसे आगे जाकर के बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, बट फिर भी बंदी जो है अपना सपना देख रही है और उसे लगता है पैसा कमाना बड़ा आसान है, कि मैं ना अपना खुद का बुटीक खोल लूंगी, अगर बुटीक के पैसे नहीं मिलेंगे तो मैनेजर बन जाऊंगी, और फिर अगर मैनेजर बन के काम करना पड़ेगा तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और वहां तो काम भी नहीं करना पड़ता और साथ के साथ बुटीक भी खोल लूंगी। तो ऐसा थॉट प्रोसेस है उसका, उसे लगता है चीजें बहुत आसान है, जिंदगी में जाकर के हमें सीधा ऐसे पैसा मिल जाएगा, आप मैनेजर बन जाओगे। तो वो अपनी खुद की फैंटेसी में रह रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरीके से वो बात करती है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ दुनिया के लिए, मुझे दुनिया में जाना है, और अपने भाई जॉफ के बारे में जब बात करती है तो वो सोचती है कि जॉफ तो पता नहीं कहाँ मजे करता होगा, घूमता होगा, ये मुझे बताता नहीं है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इसके ख्याली पुलाव है, इसने जो पका रखे हैं, सब उसका लेना देना कुछ रियलिटी से है नहीं। और वैसे ही डैनी कैसी का केस भी हम देखते हैं कि बंदी को पता होता है कि डैनी कैसी क्या है, कि वो झूठ इतनी बार बोल देती है कि वो झूठ पे खुद भरोसा करने लग जाती है और उसका दिल टूट जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दुनिया, एक सच्ची दुनिया अलग है और एक सोफी की सपनों की दुनिया अलग है। तो आप वही बताओगे और उनमें फर्क भी बताओगे, ठीक है। तो आप यही देखो, शुरुआत ऐसी करोगे कि शुरुआत यहीं से होती है कि वो कैसे अपने दिमाग में अजीब अजीब कहानियां बुनती है ना। वो सोचती है कि वो बुटीक खोल लेगी, है ना, और उसकी फ्रेंड उसको बताती भी है कि भाई बुटीक में पैसा लगता है, तो वो सोचती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। फिर जब उसे पता चलता है मैनेजर बन के काम करना होता है तो बोलती है एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो ये सभी चीजों से हमें समझ में आता है कि क्या है, कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रही है, ठीक है। सो आप और ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो बेटा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का भी आता है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका आज का डे 2, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं चैप्टर वाइज। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में डे 3 में, जहां पे हम बाकी के जो इंपॉर्टेंट सेशन, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। सो ये सीरीज को जरूर फॉलो करना। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना तो मत जाना। ये सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये 10 दिन चलने वाली है वीडियो, हर रोज 10 क्वेश्चंस, 100 सवाल बेमिसाल सीरीज जरूर देख करके जाएं एग्जाम में बैठने से पहले। आपका लिटरेचर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो मैं निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।